रोटरी क्लब जयपुर गुरुकुल का पॉडकास्ट चेतना सुन रहे हैं आप। आपका स्वागत है इन येट अनदर एनलाइटनिंग एपिसोड ऑफ चेतना। आज के हमारे गेस्ट एक बहुत ही एक्सपीरियंस्ड इंडस्ट्री साइकोलॉजिस्ट हैं। नाम है संदीप मेघानी जी। अपनी 2 ट्रेनिंग कंपनीज चलाते हैं। SBI लाइफ जयपुर में ब्रांच हेड रहे। मैक्स लाइफ में 8 साल तक सेल्स, ऑपरेशन, ट्रेनिंग में नॉर्थ जोन में ARDM रहे। 2014 में अपनी खुद की कंपनी शुरू की। नाम रखा यशस्वी भव, which specializes in campus to corporate training programs, and yet another company, Vibians, which provides corporate training. A very good orator and a highly intellectual trainer, संदीप मेघानी जी। रोटरी क्लब जयपुर गुरुकुल के पॉडकास्ट चेतना में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले पहला क्वेश्चन ये है कि आपको कॉर्पोरेट लीडरशिप ट्रेनर बनने के लिए किसने मोटिवेट किया? Throughout my journey, I've worked with the exceptional leaders who had this ability to empower their teams, and I witnessed the power of positive impact जो कि वो अपनी teams और individuals और organizations पे करते थे। तो मुझे लगा कि उनसे जो सीखा है क्यों ना ये लोगों तक पहुंचाऊं, because effective leadership is not the set of skills only, बल्कि एक positive force है जो कि drive करती है innovation, ऑर्गेनाइजेशंस में ग्रोथ, इनोवेशन और लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी, स्ट्रैटेजिक प्लानिंग को। तो मुझे लगा कि मुझे ये लोगों तक पहुंचाना चाहिए, और मुझे इस चीज़ में बहुत मज़ा आता है कि वो सारे लोग जो फ्यूचर में एक अच्छे लीडर बनना चाहते हैं और चाहते हैं कि ऑर्गेनाइजेशंस को ऑथेंटिसिटी, एम्पैथी और स्ट्रैटेजिक प्लानिंग के साथ चलाएं। तो उनकी इस जर्नी में जहाँ पर वो दे आर ऑन द जर्नी ऑफ एक्वायरिंग competencies and skills to navigate through complex corporate environments, I thought that and that gives me a lot of satisfaction। मैं जब भी ऐसा करता हूँ, यंग लीडर्स को ऐसा करते हुए देखता हूँ और उनको बडिंग लीडर्स से एक बड़ा मकाम हासिल करते हुए देखता हूँ, तो मुझे इंटरनली बहुत सेटिस्फैक्शन होता है। सो दैट कीप्स मी गोइंग इन दिस फील्ड, एंड दैट्स हाउ आई स्टार्टेड आल्सो। राइट। सो इंडस्ट्री साइकोलॉजिस्ट हैं आप। अगर बात करें इंडस्ट्री की साइकोलॉजी की, तो जितने भी एम्प्लॉयज होते हैं, लीडर्स होते हैं, व्हाट डू यू फील, वेयर डू दे नीड सपोर्ट फ्रॉम यू? हर जगह देखिए, जब ऑर्गेनाइजेशंस की साइकोलॉजी की हम बात करते हैं तो ये एक इंडिविजुअल साइकोलॉजी से अलग नहीं है। जैसे एक इंडिविजुअल का एक पर्सनालिटी होती है, एक ट्रेट होता है, ऑर्गेनाइजेशंस का भी होता है। ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर है, ऑर्गेनाइजेशन की वैल्यूज हैं। तो बहुत सारे इंडिविजुअल्स जब डाइवर्स कल्चर से आते हैं, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन से एक्सपीरियंस लेके आते हैं, तो ये एक ऑर्गेनाइजेशन का फैब्रिक ही अलग बनता है। और उसमें कि वो जो बाहर से आया हुआ बंदा है जो कि उस कल्चर से नहीं है, क्योंकि एक ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है बहुत एग्रेसिव हो अपने बिजनेस मॉडल में, और एक ऑर्गेनाइजेशन हो जिसका ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे, जैसे हम जब टाटा की बात करते हैं तो हम ये समझते हैं कि वो ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे काम करते हैं और मनी सेकेंडरी होता है उनके लिए। तो एक आदमी जिसने एक एग्रेसिव ऑर्गेनाइजेशन में काम किया हो और उसके बाद वो जब इस ऑर्गेनाइजेशन में आता है, तो हमें उसे पहले थोड़ा इंडक्ट करना जरूरी है। तो पहली जो जरूरत होती है इन ऑर्गेनाइजेशंस में वो होती है इंडक्शन या ओरिएंटेशन की। एक एम्प्लॉई ओरिएंट होके आए, वो समझे कि किस ऑर्गेनाइजेशन में जा रहा है, ताकि ही इज एबल टू फिट द बिल। तो पहली जरूरत वो होती है। दूसरी जरूरत जो आप देखेंगे कि जब एक एम्प्लॉई आता है तो वो एक नेसेंट लेवल पे ज्वाइन करता है जहां वो एग्जीक्यूटिव होता है, फिर उसे मिडिल मैनेजमेंट में जाना होता है, तो उसके लिए अलग तरीके का एक स्किल सेट चाहिए होता है। इनिशियली हमें हमारा काम आना चाहिए, फिर हमें पीपल मैनेजमेंट स्किल्स आने चाहिए, कुछ टेक्निकल नॉलेज भी चाहिए होता है, तो टेक्निकल ट्रेनिंग्स होती हैं। उसके अलावा कॉम्प्लायंस ट्रेनिंग्स होती हैं, जहाँ जो गवर्नमेंट के रेगुलेशंस होते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन को लेके, वो होते हैं। कुछ डेमोक्रेटिक नीड्स होते हैं कि एज एन इंडिविजुअल मेरे में बाकी खूबियां हैं, पर शायद मेरा कम्युनिकेशन ठीक नहीं है, किसी के लिए शायद उसका कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, किसी के लिए शायद हैबिट्स। तो इन सभी जगहों पे मुझे लगता है यू थिंक ऑफ एनीथिंग अंडर द सन, और ट्रेनिंग की जरूरत है। हाँ, ट्रेनिंग जो है दैट्स नॉट द ओनली सोल्यूशन, पर फिर भी बहुत सारी जगह पे काम आता है, चाहे नॉलेज की प्रॉब्लम हो, चाहे एटीट्यूड की, चाहे स्किल्स की, चाहे हैबिट्स की। तो ट्रेनिंग्स का एक अपना रोल है। जैसे आपने बताया कैंपस टू कॉर्पोरेट, जी, तो बच्चे बहुत सपनों के साथ आते हैं जी, और वो जो सपने होते हैं वो मोस्टली, अब हर कोई तो सफल होता नहीं है जी। तो आप क्या कहेंगे उन सपने देखने वाले बच्चों को, स्टूडेंट्स को, कि किस तरह वो अपने आप को मोटिवेटेड रखें, बिकॉज बाय द टाइम दे रीच टू द कॉर्पोरेट लैडर दे जस्ट लूज देयर बैलेंस?
एब्सोल्युटली, दैट्स अ वंडरफुल क्वेश्चन। आपने कहा बच्चे जो हैं वो उनके सपने बहुत बड़े होते हैं, और ये जो सपने जो हैं बहुत ऊंची उड़ान भी बच्चे लेते हैं, वो पतंगों की तरह होते हैं। और हमारा काम है जो टीचर्स का या हमारे जैसे ऑर्गेनाइजेशंस का, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स का, कि वो पतंगे आसमान में उड़ें लेकिन उन्हें हम धरती पे चरखी से बांध के रखें। तो जहाँ जहाँ उनको नॉर्मलाइजेशन या उनको करेक्टिव मेजर्स लेने की जरूरत होती है, तो हम उन्हें कहते हैं कि आप एम्बिशियस तो बनिए, लेकिन वो एम्बिशन या गोल जो है वो स्मार्ट गोल होना चाहिए। स्मार्ट का मतलब स्पेसिफिक, कि आप जो गोल ले रहे हैं वो बहुत स्पेसिफिक होना चाहिए। मैं बहुत अच्छा पैसा कमाना चाहता हूँ, अब ये स्पेसिफिक नहीं है। बहुत अच्छा पैसा किसी के लिए 2 करोड़ हो सकता है, किसी के लिए 20 लाख हो सकता है। तो वो स्पेसिफिक होना चाहिए, मेजरेबल होना चाहिए, यानी हर चीज जो आप सोच रहे हैं उसको क्वांटिफाई करना जरूरी है। फिर वो सपना अचीवेबल हो, कि आप कह रहे हैं मुझे 2 करोड़ कमाने हैं इस साल के एंड पे, अब ये अचीवेबल नहीं है। रियलिस्टिक हो और टाइम बाउंड हो, कि आप किस तारीख तक करेंगे। तो हम इस तरीके की बहुत सारी स्ट्रेटेजीज होती हैं जहां हम बच्चों को कहते हैं कि आप गोल, सबसे पहले तो गोल से ही शुरुआत होती है, आप उसको स्मार्ट गोल बनाइए, और फिर अगला जो स्टेप है कि इस गोल के बाद आप कैसे अचीव करेंगे। डेट आपने टाइम बाउंड कर दिया, हाउ आर यू गोइंग टू अचीव इट, और इसको अचीव करने में आपको क्या क्या रिसोर्सेज की जरूरत है। तो हम उसी चीज को जो उनके सपने हैं, देखिए ऐसा भी कहा जाता है कि जो कैसल्स आर बिल्ट इन एयर, शुरुआत तो ड्रीम से होनी ही चाहिए। अब उस ड्रीम्स को हम गोल्स में कन्वर्ट करने का काम करते हैं। तो हम वो पतंगे उनकी उड़ने देते हैं, और लेकिन उनको चरखियों से बांध देते हैं। क्या बात है, बहुत ही खूबसूरती से आपने बात कही। अच्छा, मैं कह रही थी कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो कई बार कैंपस से कॉर्पोरेट तक जाने के लिए ही बने होते हैं, और कई लोग आर्ट के फील्ड में जाना चाहते हैं और बहुत एक्सेल कर सकते हैं। आप कैसे बच्चों को बताते हैं कि आप अपने स्किल सेट को कैसे पहचानें? जी, तो बहुत सारे ऐसे टूल्स हैं जिसमें स्वॉट एक टूल ऑलरेडी है, जिसमें हम उनकी स्ट्रेंथ्स, उनकी वीकनेसेस, उनकी अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट, तो हम हर करियर को, अब देखिए ना, एक बच्चा, आपने बहुत सारे इंडियन आइडल में देखे होंगे जो कॉन्टेस्टेंट्स आते हैं, वो वहाँ गाने चले जाते हैं और कई बार अपना मजाक बनवा के वापस आ जाते हैं। तो ये जानना बहुत जरूरी है कि आपको क्या पसंद है। ये पहला सवाल है कि मुझे क्या करना पसंद है, पर बात यहीं खत्म हो नहीं जाती। आपको क्या पसंद है, और आप जब वो काम करते हैं दुनिया को भी वो अच्छा लगता है या नहीं, या दुनिया कहती है कि नहीं आपको ये नहीं करना चाहिए। तो दूसरा सवाल ये कि पहला ये व्हाट डू आई लाइक, सेकंड इज व्हाट डू पीपल थिंक आई एम गुड एट, उनका वो क्या सोचते हैं मैं किस काम में अच्छा हूँ, और तीसरा कि अगर मैं ये काम परस्यू करूंगा तो इसमें पैसे हैं या नहीं, और चौथा बहुत इम्पोर्टेंट, और चौथा ये कि क्या इस वक्त इस काम की दुनिया में जरूरत है या नहीं। इन 4 क्वेश्चंस के जब हम आंसर्स देते हैं और उसका एक कंकरेंट कुछ पॉइंट्स कॉमन में आते हैं, वो हमारा करियर बने, तो ज्यादातर हम सक्सेसफुल होते हैं। इसी को इकिगाई जो कहा जाता है, माय रीजन टू वेक अप इन द मॉर्निंग, अगर वो इन चारों का जो कॉमननेस या कॉमनैलिटी में आए तो करियर ज्यादा सक्सेसफुल होते हैं। अब देखिए ना, जैसे आपने ये कहा कि बच्चे आर्टिस्ट भी बनना चाहते हैं, अब वो आर्टिस्ट क्यों बनना चाहते हैं, तो बच्चा जब भी अपने करियर के लिए सोचे तो उसे 2 पैरामीटर्स पे सोचना चाहिए। एक कि उसने एक्सप्लोर किया है क्या, और दूसरा वो कमिटेड है क्या उस करियर को। तो अब जैसे कोई करियर है जिसको उसने एक्सप्लोर नहीं किया और कमिटेड हो गया, जैसे कईयों के पेरेंट्स कह देते हैं कि नहीं तुम्हें तो ये बनना है, या पेरेंट्स डॉक्टर है तो वो कहते हैं कि आपको तो ये बनना है, तो बच्चा एक्सप्लोर नहीं करता और कमिटेड हो जाता है। तो इसको कहते हैं करियर का फोरक्लोजर करना। तो वो बच्चे के जो अंदर जो बात रह गई है, वो फिर वो जब 30-35 का होगा, मिड लाइफ क्राइसिस होगा, और जब पेरेंट्स नहीं होंगे और ये दबाव नहीं होगा कि मुझे उनकी बात माननी है, तो ऐसे लोग फिर 35-40 में अपना करियर चेंज करते हैं। और अगर बच्चा कमिटेड भी नहीं, एक्सप्लोर भी नहीं कर रहा, तो ये स्टेट ऑफ डिफ्यूजन है, जहाँ एक तो मुझे पता नहीं कि मुझे क्या करना है, और दूसरा मैं पता करना भी नहीं चाहता। तो दिक्कत सिर्फ इस जगह है। और एक जहाँ बच्चा भी एक्सप्लोर कर रहा है, बहुत सारे करियर्स हैं, जैसे आपने कहा आर्टिस्ट बनना चाहता है, तो वो एक्सप्लोर कर रहा है कि आर्टिस्ट कॉर्पोरेट्स में कैसे काम आते हैं। अब ऐसा नहीं है कि आजकल आर्टिस्ट सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, ऑर्गेनाइजेशंस उनको लेती हैं। देखिए इतने ब्यूटीफुल जो मैगजीन्स के कवर्स आते हैं, ग्राफिक डिजाइनिंग है, यूएक्स है, तो आपकी क्रिएटिविटी आप उसमें भी ले जा सकते हैं, सिर्फ एक्सप्लोर करने की जरूरत है। तो अगर वो एक्सप्लोर कर रहा है और कमिटेड नहीं है, तो हम इस स्टेज को मॉरेटोरियम स्टेज कहते हैं, और ये अच्छा है, ये कंफ्यूजन अच्छा है। तो अक्सर लोग पेरेंट्स बड़े बेचैन हो जाते हैं कि 21-22 तक बच्चे ने कुछ डिसाइड नहीं किया, तो मैं ये कहता हूँ ये अच्छा है कि वो 26 तक डिसाइड करे, वो यहाँ जाके देखे कि ये चीज ठीक काम कर रही है, वहां एक्सप्लोर करे, यहाँ एक्सप्लोर करे, तो वो आप देखेंगे कि बच्चे 6-7-8 महीने में
कुछ नया शौक चढ़ता है, कुछ नया शौक चढ़ता है। 27-28 के आसपास ये मॉरिटोरियम की स्टेज जब खत्म होती है, फिर आदमी सेल्फ आइडेंटिटी की स्टेज में जाता है, जहां वो कमिटेड भी होता है क्योंकि उसने एक्सप्लोर किया होता है। और अगर हम उसको एक्सप्लोर किए बिना कमिटेड करवाते हैं तो वो बेचैनी जो आत्मा में या रूह में रहती है वो फिर बाद में वापस परेशान करती है। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा। और मैं यही क्वेश्चन पूछने वाली थी कि वो कौन सी एज होती है जी। वो कौन सी एज होती है जब हमें पता होना चाहिए कि हमारे सारे कंफ्यूजन दूर हो गए हैं और अब हमें पता है कि हमें कौन सी राह पकड़नी है। और आपने बताया कि लेट द स्टूडेंट्स एक्सप्लोर। अगर वो एक्सप्लोर नहीं करेंगे तो उनको नहीं पता चलेगा और बाद में पछता सकते हैं। अच्छा, और एक चीज जो किसी भी बच्चे को आपके पास आना चाहिए तो वो कौन सी एज में आना चाहिए? मुझे देखिए ना, बहुत सारे बच्चे और उनके पेरेंट्स को ये लगता है 14-15 की एज में पर्सनालिटी डेवलप। मुझे लगता है कि बच्चों की पर्सनालिटी, जो एक बच्चा होता है वो बहुत खूबसूरत पर्सनालिटी उसकी ऑलरेडी होती है, तो उस पर ये दबाव नहीं डाला जाए कि ये बच्चा बहुत कम बोलता है। आपने अक्सर डॉक्टर्स को भी देखा होगा, पेरेंट्स से नाराज होते हैं कि हमारा बच्चा कुछ खाता ही नहीं है, है ना, बहुत वीक है। वो वीक कैसा है? एक्टिविटी कर रहा है, अच्छा खासा कूद रहा है, हंस रहा है, बोल रहा है, तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। बच्चा जो है वो अगर इंट्रोवर्ट है तो उसकी अपनी खूबी है। इंट्रोवर्ट लोग जो होते हैं बहुत ज़हीन होते हैं, बहुत रिसर्च स्कॉलर्स बनते हैं। तो अगर वो इंट्रोवर्ट है तो उसका अपना करियर ग्राफ है, तो उसको जबरदस्ती एक्सट्रोवर्ट मत बनाइए। अच्छा। और अगर बच्चा एक्सट्रोवर्ट है तो हर चीज की खूबी है ना, कि नथिंग इज यूजलेस, इट इज जस्ट यूज्ड लेस। तो वो हमें सिर्फ उसकी यूटिलिटी समझनी है कि वो किस काम आएगा। तो बच्चे की जो सही एज है, मुझे लगता है कि 15-16 की, और जरूरत भी क्यों है, देखिए एप्टीट्यूड प्लस पर्सनालिटी करियर बनाता है। एप्टीट्यूड प्लस पर्सनालिटी। अब एप्टीट्यूड जो है वो 14 के उम्र तक फाइनल हो चुका होता है कि पीपल नो दैट दे आर मोर न्यूमेरिकल हैं, या लिंग्विस्टिक ज्यादा हैं, या वर्बल ज्यादा हैं, तो उसको हम चेंज नहीं कर सकते। नाउ वी आर लेफ्ट विद 2 फैक्टर्स, वन इज पर्सनालिटी दैट इज एंड द सेकंड वन इज करियर। तो या तो आप पर्सनालिटी जो बच्चे की है उसके हिसाब से करियर चूज करवा दीजिए कि बच्चा कम बोलता है, अच्छा, या ज्यादा बोलता है तो उसको मार्केटिंग करवा दीजिए, तो वो उसका करियर हो सकता है। और सो दिस विल रिक्वायर मॉडरेट एफर्ट्स। अगर पर्सनालिटी के हिसाब से करियर चूज किया तो मॉडरेट एफर्ट्स लगेंगे। और अगर आपने इसको उल्टा किया कि हमें करियर तो ये चाहिए, पर्सनालिटी चेंज करनी है, हाँ, तो वो भी किया जा सकता है, बट देन दैट रिक्वायर्स लिटिल मोर एफर्ट्स एंड दैट्स वेयर वी कम इनटू प्ले। वाओ। कि तो फिर अगर पर्सनल जो उसका करियर है कि जी मुझे एनडीए में जाना है बट मैं इंटरव्यूज क्लियर नहीं कर पाता, ग्रुप डिस्कशंस नहीं कर पाता, अच्छा, तो दैट्स वेयर वी कम इनटू प्ले कि अब हम उस करियर के हिसाब से उनकी पर्सनालिटी को चेंज करें। क्या बात है, तो बहुत ही खूबसूरत बात कही है आपने। चलिए अब आप की दूसरी कंपनी के बारे में बात करते हैं जो YBNS है, जो कॉर्पोरेट ट्रेनिंग की तरफ बात करती है। और कॉर्पोरेट ट्रेनिंग में सबसे ज्यादा मुश्किल, सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहूंगी कि कॉर्पोरेट ट्रेनिंग में सबसे ज्यादा मुश्किल एम्प्लॉयज को, जो नए रिक्रूटर्स रिक्रूटमेंट होता है जिनका, वो क्या फेस करते हैं? सबसे बड़ी प्रॉब्लम वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम वैसे ही फेस करते हैं जैसे मैं अक्सर मेरी वाइफ से पूछता हूँ तो वो कहते हैं कि जब मैं शादी करके आई थी तो पहले 3 साल बड़े मुश्किल थे, कि मुझे लगता था यहाँ मेरा कोई अपना है ही नहीं। अच्छा। और मैं यहाँ रह पाऊंगी या नहीं रह पाऊंगी, सब अलग तरीके के लोग हैं। तो एक एम्प्लॉय जो है वो जिस ऑर्गेनाइजेशन में, पहले ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा था या कॉलेज से निकला है, तो वो जब आता है उसको ससुराल जैसा ही महसूस होता है, जहाँ उसे लगता है कि अब इनमें से ऐसा कौन है जो मेरा अपना है। तो वो जो 3 साल जो बेचैनी के होते हैं कि मैं यहाँ सरवाइव करूंगा या नहीं, मैंने गलत डिसीजन तो नहीं ले लिया, ये ऑर्गेनाइजेशन मेरी, क्योंकि हर आदमी का एक अपना वैल्यू सिस्टम होता है, और ऑर्गेनाइजेशन का वैल्यू सिस्टम, आदमी की वर्क वैल्यू इन्वेंट्री और ऑर्गेनाइजेशन का वैल्यू सिस्टम अगर मैच ना करे तो बहुत बेचैनी होती है। अब मान लीजिए मेरा वैल्यू सिस्टम में एथिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है और पैसे बाद में आते हैं। पर मैंने मान लीजिए एक ऐसी कंपनी ज्वाइन कर ली जो कहती है कि बस किसी भी तरीके से पैसे ले आओ, चाहे झूठ बोलो, चाहे सच बोलो, आधा सच बोलो, आधा झूठ बोलो, तो वो आदमी कर तो लेता है, पर उसके बाद उसकी वो बेचैनी अंदर रहती है, वो कश्मकश, वो हर दिन एक डिप्रेशन, और वो ये जानता नहीं है क्यों हो रहा है। ये इस वजह से हो रहा है कि मेरा बेसिक जो फैब्रिक है, अब मान लीजिए है ना, बेसिक नेचर है एक, उस नेचर के ऊपर आप एक दूसरी परत चढ़ाने की कोशिश करें तो वो एक स्ट्रेस आता है। जैसे एक आदमी है जो बिलीव करता है वर्क लाइफ बैलेंस में, मुझे शाम को 6-6:30 बजे के बाद मुझे मेरे मम्मी पापा के साथ बैठना है, वाइफ को टाइम देना है, बच्चों को टाइम देना है, पर वो एक ऐसे कॉर्पोरेट में काम कर रहा है जहां न दिन देखा जाता है न रात देखा जाता है। अब वो काम तो ठीक कर रहा है
पर उसकी तबीयत खराब रहने लगती है। और ऐसा क्यों हो रहा है वो ये नहीं जानता। एक स्ट्रेस रहता है, हमेशा सिर दर्द रहता है, स्टिफ नेक रहती है। इन सब की वजह जो है वो मेंटल हेल्थ ही, राइट। तो वो मुझे मेंटली पीसफुल नहीं है। तो वो एक ऑर्गेनाइजेशन जब कोई बंदा ज्वाइन करता है तो उसको सबसे पहले उस ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर और वैल्यू सिस्टम देखना चाहिए, राइट, कि वहाँ क्या उनका वैल्यू सिस्टम है और फिर मेरा वैल्यू सिस्टम और वो मैच करते हैं, नहीं हम दोनों एक ही चीज को तरजीह या प्रायोरिटी देते हैं नहीं। अच्छा, जैसे अब एक ऑर्गेनाइजेशन में हमने एंटर कर लिया, हमें नहीं पता था कि ऑर्गेनाइजेशन का वैल्यू सिस्टम क्या है। सो व्हाट इज द एप्टीट्यूड जो हमें अपनाना चाहिए उस ऑर्गेनाइजेशन में जेल करने के लिए? बिकॉज अब तो ज्वाइन कर लिया, पुरानी वाली जा चुकी है जॉब, हाँ। अब कुछ नहीं हो सकता है, तो हमें इसी ऑर्गेनाइजेशन में अपने आप को प्रूव करना है जी। तो किस तरह से, कौन से एप्टीट्यूड को लेकर चलना चाहिए, या लीडरशिप स्किल्स, या फिर कोई दूसरा हार्ड वर्किंग स्किल्स, स्मार्टनेस, व्हाट? देखिए, बेहद मुश्किल सवाल है। इस पे लोगों का अलग अलग अपना मतलब कैफियत, अपनी अपनी परसेप्शन होता है। मेरा ऐसा मानना है कि अगर आपको ये समझ ही आ जाए कि ऑर्गेनाइजेशन वो नहीं है जो जिस तरीके का ऑर्गेनाइजेशन आपको चाहिए, तो आपको क्यों रहना चाहिए उसमें। अच्छा। अब जैसे हमारे यहाँ केसर क्यारी है, वो केसर जम्मू कश्मीर में उगता है, उसे यहाँ लाके आप एक आर्टिफिशियल नहीं रह पाएगा। हर पौधा अलग है, किसी की ग्राफ्टिंग हो सकती है, किसी को आप टहनी से तोड़ के लगाएंगे वो बढ़ेगा। कुछ पौधे जो है वो जड़ों से ही बढ़ते हैं। तो आपको खुद को समझना है, सेल्फ अवेयरनेस बहुत जरूरी है कि अगर मुझे लगता है कि मैं इस तरीके के माहौल में काम नहीं कर सकता, तो जितना जल्दी ये समझ में आ जाए और दूसरी ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन कर ली जाए वो ज्यादा अच्छा है, बजाय इसके कि मैं किसी तरीके से ना सारी जिंदगी अडाप्ट करता रहूं। क्योंकि आजकल अपॉर्चुनिटीज भी हैं और रिसोर्सेज भी हैं, तो कोशिश ये करनी चाहिए कि जितना जल्दी हो सके वहां से दूसरी अपनी पसंद की ऑर्गेनाइजेशन ढूंढी जाए। लेकिन अगर फिर भी सरवाइव करना हो तो फिर कहते हैं ना कि कबीरा खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर, ना ही काहू से दोस्ती ना ही काहू से बैर। तो फिर इस तरीके से काम कीजिए कि आप अपना ध्यान रख पाएं और ऑर्गेनाइजेशन जो कर रही है उसमें ज्यादा टांग ना अड़ाए, या फिर बिकरिंग ये ना करें कि ये ऑर्गेनाइजेशन ऐसी, वो ऑर्गेनाइजेशन ऐसी। महात्रिया करके एक मैनेजमेंट गुरु है, अगर आपने सुना हो, तो वो कहते हैं कि देयर आर टू ऑप्शंस। इफ यू आर स्टैंडिंग अंडर अ मैंगो ट्री एंड आस्किंग फॉर ऑरेंजेस, so either you change the tree or develop the taste for mangoes. Yes. So if you want oranges, either you develop a taste, and you're standing on a mango tree, so develop a taste for mangoes or change the tree. So बहुत ही अच्छी बात कही आपने। इनफैक्ट एक कॉर्पोरेट ट्रेनर जब ये कह रहे हैं कि आप जिस कंपनी के लिए बने हैं, अगर आप उस कंपनी में नहीं हैं तो लीव, एंड देयर आर मेनी अपॉर्चुनिटीज इन द मार्केट। अगर एक कॉर्पोरेट ट्रेनर ऐसा कह रहे हैं जो अपनी खुद की 2 कंपनीज चला रहे हैं, तो एक बहुत ही अच्छी न्यूज़ है हमारे लिए। अच्छा, अगर हम सही कंपनी में आ गए हैं लेकिन हम अपना 100% दे नहीं पा रहे, और अडेप्टेशन तो एज यू सेड के बहुत टाइम लेता है, धीरे धीरे ही हम कर पाएंगे, तो ऐसी कौन सी स्किल्स हैं, जैसे लीडरशिप स्किल्स, हम जल्दी से जल्दी एक, या फिर हम एक लीडर बनकर आए हैं लेकिन हमें कोई लीडर मान नहीं रहा है, ये भी बहुत होता है, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे, एंड हाउ डू यू ट्रेन दोज पीपल? सी, लीडरशिप के अपना जैसे जॉन मैक्सवेल करके एक मैनेजमेंट गुरु रहे हैं जो कहते हैं कि लीडरशिप की 5 लेवल्स हैं। एक लीडर होता है जो कि लीडर होता है बाय द वर्च्यू ऑफ पोजीशन। मैं आपको महाभारत की एनालॉजी से समझाता हूँ। जैसे वो खुद लीडर था नहीं, उसमें क्वालिटी थी नहीं, पर बना दिया गया। हो सकता है उस वक्त कोई और लीडर ना रहा हो, ऑर्गेनाइजेशन को कोई और समझ में ना आया हो, तो लोगों को उसे बार बार बताना पड़ता है कि मैं लीडर हूं, मेरी बात क्यों नहीं मान रहे, मेरी बात मानो वरना। तो आप महाभारत में देखिए, धृतराष्ट्र जो थे वो लीडर थे, क्योंकि उनको ना उनकी बात कौरव मानते थे ना पांडव मानते, उनको बार बार कहना पड़ता भाई मैं राजा हूं, मेरी बात क्यों नहीं सुन रहे। तो बाय द वर्च्यू ऑफ पोजीशन कुछ लोग लीडर होते हैं। अगला लेवल जो होता है वो होता है बाय द वर्च्यू ऑफ रिलेशनशिप, जहां लोग प्यार से काम करवाते, तू मेरा भाई है, तू मेरा बेटा है, हम एक परिवार हैं, दोस्त हैं। तो वो भी एक लेवल ऑफ लीडरशिप होता है जहां आदमी रिश्तों की दुहाई दे के काम करवाता है, और ये खूबी दुर्योधन में थी। अब आप देखिए, दुर्योधन के साथ कर्ण जो कि पांडवों का भाई था, वो भी था।
दुर्योधन के अपने 100 के 100 भाई उनके साथ थे ही। आजकल 2 भाई साथ नहीं रहते, 100 भाई साथ में थे। पांडवों के मामा शाल भी उनके साथ थे, भीष्म पितामह उनके साथ, द्रोणाचार्य उनके साथ, कृपाचार्य उनके साथ। तो रिश्तों की दुहाई देके उन्होंने सबको रोका। एंड इनफैक्ट कृष्ण जी ने भी उन्हें ऑफर किया था कि मैं आ सकता हूँ तुम्हारे साथ। तो वो हर जगह रिलेशनशिप की दुहाई देके उन्होंने काम करवाया। तो कॉर्पोरेट्स में ये सेकंड लेवल की लीडरशिप भी होती है। थर्ड लेवल की लीडरशिप होती है जहां लीडर्स दे बिकम लीडर बाय द वर्च्यू ऑफ रिजल्ट्स। आपको कोई इनिशियली मान नहीं रहा, कोई आपके साथ आ नहीं रहा, पर क्योंकि आपने अच्छा काम किया तो लोगों को लगा इसके साथ रहने में फायदा है। अच्छा। तो वो युधिष्ठिर थे जिन्हें खांडव प्रस्थ मिला और उन्होंने उसको इंद्रप्रस्थ बना दिया। अच्छा। तो वो तीसरे लेवल की लीडरशिप होती है। फोर्थ लेवल की लीडरशिप होती है जहां यू रिप्रोड्यूस लीडर्स, जहां आप अपने जैसे लीडर्स जब बनाने लगते हैं तो लोग आपको लीडर मानते हैं। और फिर फिफ्थ लेवल जो कि बहुत कम लोगों को हासिल होता है, जहां आप यू आर नॉट इन द फ्लैश एंड ब्लड, अब आप रहे नहीं हैं, पर लोग अब भी डिसीजन लेते हुए ये सोचते हैं कि अगर वो होते तो कैसे लेते। तो जैसे हम सब के आइडल्स होते हैं, हम सब सोचते हैं कि ना अच्छा वो मेरी जगह होते, वो इस पोजीशन में। कुछ लोग अपने माँ बाप को, पिताजी को मानते हैं, कुछ लोग अंबेडकर होते कैसे करते, गांधी जी होते कैसे करते। तो वो लोग अब फ्लैश और ब्लड में नहीं है, पर उनका वैल्यू सिस्टम इतना स्ट्रांग है कि हम अब भी जब डिसीजन लेते हैं तो वो भी एक तरीके के लीडर जो कि पिनाकल है। तो अब ये 5 जो सोपान या 5 लेवल्स ऑफ लीडरशिप है, इस पे कौन किस लेवल पे है, फिर उसे अगले लेवल तक लेके जाने का काम हमारा रहता है कि हम उसको वो लीडरशिप स्किल्स के साथ लेके जाएं। अब आजकल लीडरशिप बहुत डिफिकल्ट भी है। देखिए वूका लीडरशिप है जहां वॉलेटाइल है, पूरा मार्केट बहुत कॉम्प्लेक्स है, वॉलेटाइल है, अनसर्टेन है, एम्बिगियस है, कॉम्प्लेक्स है। तो ऐसे में वूका लीडरशिप जहां एजिलिटी बहुत जरूरी है, फ्लेक्सिबिलिटी बहुत जरूरी है। दूसरा, आजकल डिजिटल लिटरेसी बहुत जरूरी है। अब आजकल लोग मार्केटिंग की जब बात करते हैं तो हम वो पैम्फलेट्स और कैनपी की बात नहीं करते। हम बात करते हैं एसईओ की। एसईओ कैसे चलता है, इंप्रेशन कितने हैं, रीच कितनी है। अब अगर मेरी उम्र, अगर आज मैं 40 में भी हूँ, 45 में भी हूँ, मुझे अपनी जगह पे रहने के लिए भी दौड़ना पड़ेगा, वरना लोग मुझे रिप्लेस कर देंगे। अगर मैं अपनी जगह पे खड़ा रहूंगा तो लोग मुझे कुचल के आगे चल देंगे। तो हर दिन एक नई कुछ नया चैलेंज, और अपना सीखना बंद नहीं करना। सीखना जो है वो हम ये जो लीडरशिप है ये स्विमिंग की तरह है। हाथ पैर चलाना बंद कर दिए तो डूब जाएंगे, चाहे कितनी ही दूर आ गए। तो वो हर दिन हाथ पैर चलाना यानी कुछ नया सीखना और अपने आप को डिजिटली लिटरेट करना। दूसरा, इमोशनल इंटेलिजेंट होना बहुत जरूरी है। आप इमोशनली चार्ज नहीं हो सकते। इमोशंस बहुत खूबसूरत चीज है, पर वो इमोशंस, अच्छा इमोशनल इंटेलिजेंस और चार्ज के बारे में, हाँ वो आ ही रहा था। इमोशनली चार्ज होता है कोई चीज मुझे अच्छी नहीं लगी और मैंने रिएक्ट कर दिया। इमोशनली चार्ज है कि मुझे पहले से ही उसका आउटकम डिसाइड करना है कि मैं चाहता क्यों, कि ये बंदा इस बातचीत के बाद रिजाइन कर दे या इस बातचीत के बाद चुपचाप अपने काम पे करे। तो पहले आउटकम डिसाइड करना, और फिर वो आउटकम लाने के लिए कौन सा इमोशन इस्तेमाल करना है, ये इमोशनली इंटेलिजेंस होती है। तो जो अच्छे लीडर होते हैं वो इमोशनली इंटेलिजेंट होते हैं, वो कैरी अवे नहीं हो जाते। तो अगर बहुत सारे लोग कहते हैं वो इमोशनल है, उसमें गलती नहीं है। इमोशनल होना गलती नहीं है, पर इमोशंस दे ड्राइव यू और यू ड्राइव इमोशंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट। तो आप चार्ज्ड पूरे रहते हैं और आपको पता भी नहीं चलता कि इमोशंस आपको कहाँ ले जाते हैं। और मोस्टली ऐसा ही लोग होते हैं। और जब मैं इमोशनल इंटेलिजेंस के बारे में पढ़ती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि इमोशनल तो मैं बहुत हूँ, अब मुझे पता चल रहा है कि मैं इंटेलिजेंट नहीं हूँ इमोशनली, मैं चार्ज्ड हूँ। इसमें मैं एक और चीज बोलूंगा, इमोशंस को अगर समझा जाए तो ये वो जैसे कंपस होता था ना, जो हमेशा नॉर्थ की तरफ पॉइंट करता था, और फिर उस कंपस के सहारे आप कहीं पहुंचते थे। तो आपके जो इमोशन है वो आपको किसी डायरेक्शन में ले जाएगा। अगर आप एक पर्टिकुलर सिचुएशन में गुस्सा करते हैं तो आप इस डायरेक्शन में जाएंगे, ईस्ट में जाएंगे, और अगर आप अपने उस गुस्से में एक कंपोज में एक कामनेस डिमीनर के साथ करते हैं तो आप किसी और डायरेक्शन में जाएंगे। अच्छा, जब मैं ये कह रहा हूँ तो मैं ये बिल्कुल नहीं कहना चाहता कि हर वक्त शांत रहा जाए। और है ना, गुस्सा गलत है, क्योंकि ये जो
सारे इमोशंस हैं, ये खूबसूरत रेनबो है, स्पेक्ट्रम है, और इसमें हर इमोशन का एक बहुत ही खूबसूरत रोल है। जबकि लोग कहते हैं शांत रहो, पीसफुल रहो, मेडिटेट करो, तो जैसे रामचरितमानस में जब भगवान श्री राम समुद्र से रास्ता मांगते हैं और वो नहीं देते, तो उस वक्त उसमें एक ये आता है कि मानहि न जलधि जड़ गए 3 दिन पीत, तब सकोप राम बोले भय बिन होए न प्रीत। क्या बात तो भय की बिना डर के प्रीत नहीं होती। और रामधारी सिंह दिनकर जी ने भी कहा है कि क्षमा सोहती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, वो क्षमा क्या करे जो स्वयं दंतहीन विषहीन सरल हो। क्या बात। तो अगर आप एक ऐसे लीडर हो जो दंतहीन है, विषहीन है, तो सामने वाले कहेगा आप कर क्या लोगे। हाँ, राइट। तो भले ही आप डसो नहीं, पर फुनकारना बहुत जरूरी। तो सभी इमोशंस की खूबसूरती है, और सबसे ज्यादा लीडर को इमोशनली इंटेलिजेंट होना जरूरी। बहुत ही खूबसूरत बातें करते हैं आप, और बहुत खुशी हो रही है आपसे आज बात करके। अच्छा, एक और चीज मैं पूछना चाह रही थी, क्योंकि आजकल के जमाने में चाहे स्टूडेंट्स की बात हो, चाहे नए नए एम्प्लॉयज की बात हो, चाहे बडिंग लीडर्स की बात हो, लोगों को रिजल्ट्स बहुत जल्दी चाहिए होते हैं। तो जब रिजल्ट जल्दी चाहिए तो पेशेंस नहीं होता, पेशेंस नहीं होता तो वो मेहनत जितनी भी थोड़ी बहुत की होती है उसका जल्दी से जल्दी रिजल्ट चाहिए होता है, वो रिजल्ट नहीं मिलता तो अग्रेशन और भी ज्यादा आ जाता है। तो इसका क्या इलाज है, क्या कोई इलाज है भी या नहीं? ये सवाल जो है, ये किसी ने कहा कि ओवरनाइट सक्सेस जो होती है, वो ओवरनाइट सक्सेस असल में 10-11 साल की मेहनत होती है। जैसे मैं हमेशा इसको परसिवरेंस कहते हैं कि एक लंबे समय तक या रेजिलियंस के साथ हम काम करें। आपने चाइनीज बैम्बू के बारे में सुना? वो ब्यूटीफुल एग्जांपल। वो 5 साल के बाद 75 फीट बड़ा होता है। अब जरा ये देखिए कि जब वो 5 साल में 75 फीट का होता है तो 4 साल में वो 2-3 फीट भी नहीं दिखता। तो लोग अक्सर ये बेचैन होते हैं कि मैथमेटिक्स अगर की जाए या प्रपोर्शन की बात की जाए, प्रपोर्शन की, तो जो 4 साल में 2 फीट हुआ तो 5वें साल में कितना होगा। पर वो 5वें साल इट शूट्स आउट एंड रीचेस एंड टचेस द हाइट ऑफ 75 फीट। तो सब लोग अक्सर बॉटनिस्ट और इन्होंने इसका जवाब दिया कि वो पहले 4 साल अपनी जड़ों पे काम करता है। उसको जल्दी नहीं है दिखाने की, क्योंकि एक इतना बड़ा स्ट्रक्चर 75 फीट का अगर सीधा खड़ा रहे, उसके लिए नीचे जड़ों का जाल बहुत मजबूत होना चाहिए। तो आप ये देखिए, जो भी लोग सस्टेन कर रहे हैं मार्केट में, उसकी वजह यह है कि उन्होंने पहले बहुत जबरदस्त प्रोसेसेस बनाए, बहुत जबरदस्त काम किया अपने कल्चर्स पे, बहुत जबरदस्त काम किया एम्प्लॉय एम्पावरमेंट पे, बहुत जबरदस्त काम किया एम्प्लॉय रिटेंशन पे, एम्प्लॉय डेवलपमेंट पे, और तब जाके वो नजर आने लगे। और वरना आप ये देखिए, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो आई भी और चली भी गई। आप एक ऑर्गेनाइजेशन का जब हम लाइफ साइकिल की बात करते हैं तो हमें मानते हैं 50 से 70 साल वो रहे, तो 70 साल कहाँ रह पाती हैं ऑर्गेनाइजेशन। वजह ये है कि वही ओवरनाइट सक्सेस, वो जो 5 साल में दिखने की भूख है कि हम नजर आए। अब इसको एक बच्चे से तुलना कीजिए कि जब बच्चा व्हेन अ चाइल्ड इज इन मदर्स रूम, अगर आप बार बार सोनोग्राफी करके बच्चे को देखते रहें तो उसके रेडिएशन से तो आपको, अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं, इफ यू वांट टू बिकम एन एंटरप्रेन्योर, पहले भी कहा जाता था कि आप 1000 दिन तो देखिए मत, ब्रेक इवन उसके बाद आता है। पर मैं उसको भी एक लेवल आगे लेके जाता हूँ कि आप तो 5 साल तक मत देखिए, और 10 साल बाद ऑर्गेनाइजेशन को जो आप देंगे 10 साल में, 10 साल बाद ऑर्गेनाइजेशन आपको एक्सपोनेंशियली देगी। पर 10 साल का अगर सब्र हो तो आप 5 साल तक आप जो पैसा लगा रहे हैं उसका ब्रेक इवन आएगा। 5 से 10 साल के बीच में आप अपने दोस्तों से कहीं पीछे होंगे जो जॉब में होंगे, और 10 साल बाद आप उनसे कहीं आगे होंगे। तो अगर वो सब्र हो तो फिर आप आए। और अगर आप जॉब्स में भी हैं तो जैसे कहते हैं ना, जल्दी का काम शैतान का काम होता है। तो लोग क्या करते हैं, 10 फीट यहाँ खोदते हैं, 10 फीट वहां खोदते हैं। आज इस ऑर्गेनाइजेशन में है, कल उस ऑर्गेनाइजेशन में, 10 महीने बाद किसी और ऑर्गेनाइजेशन में, तो वो अपना जो नेटवर्क है उसको खत्म कर देते हैं 5 साल में। तो वो जल्दबाजी में जो होता है उसका नतीजा यही होता है। इससे ज्यादा अच्छा है कि यूनिफॉर्म मोशन में गाड़ी चलती रहे। तो अगर बहुत जल्दी है तो या तो आपके कंधे और पैर बहुत मजबूत होने चाहिए, और अगर नहीं है तो डेमीगॉड हैज फीट ऑफ क्ले, आज नहीं तो कल। बिल्कुल, बहुत ही खूबसूरत बात कही। लेकिन फिर भी अभी हमारा समय तो हो गया है, लेकिन मैं फिर भी आपसे एक क्वेश्चन तो पूछूंगी कि जितने भी स्टूडेंट्स इस वक्त आपको सुन रहे हैं, और जितने भी कॉर्पोरेट लीडर्स एंड एस्पायरिंग लीडर्स आपको सुन रहे हैं, एम्प्लॉयज आपको सुन रहे हैं, उनके लिए आप 3 ऐसी कौन सी बेस्ट क्वालिटीज जो उनको अपने आप में इम्बाइब करनी चाहिए वो बताएंगे टू रीच टू द लेवल दे वांट टू। मुझे, जैसे आपने थोड़ी देर पहले कहा, परसिवरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। परसिवरेंस का मतलब ये है कि
जब चीजें ठीक चल रही हैं तब तो सभी अच्छा महसूस करते हैं. सो व्हाट्स द बिग डील अबाउट इट? व्हेन एवरीथिंग इज फाइन, सो एम आई. पर जब चीजें ठीक नहीं चलती, उस वक्त आप क्या करते हैं, वो बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप उस वक्त भी अपना काम उसी तरीके से करते हैं. जब अकाल पड़े उसके बाद भी आप रोज खेत पे जाके और उसको टिलिंग करके आए, जोत के आए, वो जरूरी है. तो वो जो परसिवरेंस है, ये सबसे इम्पोर्टेंट है. और दूसरा, मैंने कोविड के बाद एक और चीज ऑब्जर्व की जो लीडरशिप में होनी चाहिए. अक्सर ये थोड़ा क्लीशे है, लोग कहते हैं तो सॉफ्ट स्किल्स है, कम्युनिकेशन स्किल्स तो अंडरलाइन है ही, उसमें कौन सी बड़ी बात है. पर कम्युनिकेशन स्किल्स आज और भी इम्पोर्टेंट हो गए हैं सॉफ्ट स्किल्स होने के बावजूद. आज जो लीडर है उसको एक बहुत अच्छा कम्युनिकेटर होना चाहिए, ये प्रॉब्लम समझ के और उनको सही गाइड करके. तो पहली चीज परसिवरेंस, दूसरा कम्युनिकेशन, और तीसरा मुझे लगता है कि हैबिट्स जो हैं, ये हैबिट फॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है. अच्छा. अगर हैबिट्स नहीं है, सो हैबिट्स दे स्टार्ट लाइक अ कॉबवेब बट देन दे टर्न इनटू केबल्स. वो हमारी जो आदतें होती, पहले हम आदतें बनाते हैं और फिर आदतें हमें बनाती हैं, बिगाड़ती हैं. तो लोग आदतों की तरफ ध्यान नहीं देते कि है ना, आज संडे, आज 11 बजे तक सोएंगे. तो आज संडे तो 11 बजे तक क्यों सोया जाए? जिसकी आदत है उसे संडे को उठ के कुछ और काम करने चाहिए. तो अभी आप देखिए कि ज्यादातर लोगों का डिसिप्लिन लाइफ नहीं है. सो आइदर अ पेन ऑफ डिसिप्लिन और अ पेन ऑफ रिग्रेट. या तो अनुशासन का दर्द या फिर पश्चाताप का दर्द. तो मुझे लगता है जिसको भी कहीं पर भी सफल होना, एक परसिवरेंस, एक डिसिप्लिन अपना नहीं छोड़ना चाहिए, चाहे आप कहीं पर भी हों, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में. और तीसरा कम्युनिकेशन स्किल्स. ये क्लीशे हैं, सुना हमने बचपन से है, पर मुझे लगता है ये फिर से इसकी एक रिदम बनाने की जरूरत है. हर थोड़े दिनों में कोई याद दिलाता रहे तो अच्छा. बहुत ही खूबसूरत बातें करी हैं और मैं तो आपकी फ़ैन हो चुकी हूँ. मैं इसलिए ऐसा कह रही हूँ क्योंकि आपने जो एग्जाम्पल्स दिए वो बहुत ज़मीन से जुड़े हुए एग्जाम्पल्स हैं. जैसे आपने बात करी रामायण की, आपने बात करी महाभारत की, आपने मैनेजमेंट गुरुज की बात करी, आपने बात की कि किस तरह से परसिवरेंस, या फिर स्टूडेंट्स की बात करें तो स्टूडेंट्स को भी एक्सप्लोर करने का पूरा टाइम चाहिए. अदरवाइज बोल दिया जाता है कि डॉक्टर का बेटा डॉक्टर ही बनेगा, या इंजीनियर का बेटा इंजीनियर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनेगा, या उसे बिल्कुल 2-3 चांसेस ही दिए जाते हैं कि अच्छा ठीक है, आप तुम्हारा ये करने का मन है, एक बार करके देख लो. फिर उसे पता चलता है कि उसका तो ये मन था, और जब तक वो 40 या 35 का होता है उसके बाद वो सब कुछ छोड़ देता है और एक ऐसी जिंदगी जी रहा होता है जिसमें उसका मन नहीं लगता. और मन नहीं लगता तो फिर धीरे धीरे मन खराब भी हो जाने लग जाता है. तो बहुत ही खूबसूरत बातें आज हमें बताई संदीप मेघानी जी ने. थैंक यू सो मच हमारे स्टूडियो में आने के लिए. ये जो चेतना का एपिसोड बना है, ये सच में बहुत कमाल की चेतना जगाता है. थैंक यू सो मच. रोटरी क्लब जयपुर गुरुकुल का ये पॉडकास्ट चेतना आपके हमारे सभी के दिल में, मन में चेतना को जागृत करने के लिए ऐसे ही कई एपिसोड्स लेकर आता रहेगा. आपके साथ की हमेशा उम्मीद रहती है. इसी तरह हमारा साथ निभाइएगा. आपसे फिर मुलाकात होगी चेतना के एक और एपिसोड में. तब तक दीजिए हमें इजाजत. सुनते रहिए रोटरी क्लब जयपुर गुरुकुल पॉडकास्ट चेतना.